बैक टू एसके एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन एंड आपके एक और क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आइंस्टाइन और मैक्सवेल को ये आइडिया कहाँ से मिला कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है? ये एक सर्टेन पर्सन ने क्वेश्चन किया इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन ओनली एंड ये काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम खुद से पूछना भूल जाते हैं कि सिंस हमें पता है कि स्पीड को डिस्टेंस ओवर टाइम फॉर एनी कांस्टेंट स्पीड डिफाइन किया जाता है। दैट इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड। अगर एक्चुअल में इन जनरल स्पीड देखना है सो इट इज द मॉड्यूलस ऑफ द टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, जो भी कहना चाहते हो मैथमेटिकली। लेकिन स्पीड समहाउ डिपेंड करती है डिस्टेंस पे और टाइम पे, जिसे न्यूटन के हिसाब से माना जाता था कि ये तो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज हैं और इनका जो रेशियो होता है दिस गिव्स यू स्पीड। तो न्यूटन की फिजिक्स के हिसाब से डिस्टेंस एंड टाइम या फिर लेंथ एंड स्पेस एंड टाइम एब्सोल्यूट है एंड स्पीड तो रिलेटिव है, दैट इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आइंस्टाइन ने ऐसा कैसे सोच लिया या फिर मैक्सवेल ने ऐसा कैसे सोच लिया कि एक्चुअल में लाइट के केस में ये जो स्पीड है ये एक यूनिवर्सल है, डिस्टेंस एंड टाइम खुद को चेंज करते हैं इस स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए। एंड अगेन आई एम्फसाइज ऑन दिस पर्टिकुलरली कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी लोग खुद से पूछना भूल जाते हैं, विच आई से इज एन एब्सोल्यूट सिन व्हाइल स्टडीइंग रिलेटिविटी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस ही होते हैं जो कि हमें ड्राइव करते हैं टू लर्न मोर, टू स्टडी मोर एंड टू थिंक मोर। क्योंकि टेक्स्ट बुक्स तो काफी लोगों ने सॉल्व किया होता है, बुक्स काफी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन वी ऑफन टेंड टू स्टे लाइक अ माइल अवे फ्रॉम आवर थॉट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछना, उनके आंसर ढूंढना या फिर कहीं से भी किसी से पूछना इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स एंड आई रियली encourage that when you make a comparison to just opening some textbook and reading the text and solving problems। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं एंड हियर आई हैव रिटन डाउन 4 इक्वेशंस एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको इन टर्म्स का मतलब समझ आ रहा है then only you can actually know the true beauty hidden inside these 4 equations। What are these equations? ये जो चारों इक्वेशन है, अगर आप इन्हें समझ सकते हो कि ये जो मैंने डेल ऑपरेटर लिखा है, दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर राइट हियर, दिस इज द ग्रीक अल्फाबेट, ग्रीक सिंबल, आप इसे डेल कहते हो या फिर नाबला कहते हो। यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब क्या है? जब भी ये किसी भी क्वांटिटी लेट्स से किसी वेक्टर के साथ, सो व्हाट डू आई कंसिडर अ वेक्टर ए, if it has been taken a dot with any vector, so it is very similar to a dot product and that is how this convention of dot and cross comes about। तो अगर इसको किसी वेक्टर के साथ एक डॉट के साथ रखा जाए तो ये जो हमें देता है दिस बेसिकली गिव्स यू another vector, sorry another scalar in this case। तब ये आपको एक दूसरी क्वांटिटी देगा, लेट्स कॉल दिस अनदर क्वांटिटी मे बी सी एंड दिस सी आपको एक स्केलर क्वांटिटी देगा। सो दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि ये बहुत ही सिमिलर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स के, क्योंकि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई टेक द स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, जो तीसरा क्वांटिटी आपको मिलेगा ये एक स्केलर होता है। अगर इसी चीज को मैंने क्रॉस में रखा है किसी वेक्टर बी के साथ, देन इट एट द एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इस ऑपरेशन के बाद ये आपको एक दूसरा वेक्टर देता है। इन एग्जैक्ट ऑपरेशंस को आप वेक्टर कैलकुलस में स्टडी कर सकते हो। इस चीज को कहते हैं द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, इस चीज को कहते हैं द कर्ल ऑफ वेक्टर बी। सो इट इज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, डाइव ऑफ ए, इस चीज को कहते हैं कर्ल बी। लेकिन ऐसा एक और फंक्शन होता है, एक और ऑपरेशन होता है जो कि इस डेल ऑपरेटर के साथ किया जा सकता है, लेकिन ये होता है किसी स्केलर पे। तो किसी स्केलर को अगर मैंने इंस्टेड लिया है, देन व्हाट आई से इन दिस केस हम लोग एक स्केलर कंसिडर करते हैं एफ। सो व्हेन दिस एक्ट्स ऑन एफ, अब यहाँ पे कोई डॉट या क्रॉस नहीं होगा, वाई सो बिकॉज़ इट्स अ स्केलर, सो दे जस्ट गेट मल्टीप्लाइड, इंस्टेड इट इजंट एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन जो कि यहाँ पे हो रहा है। सो आई मीन इट बाय ड्रॉइंग एन एनालॉजी विथ नॉर्मल वेरिएबल प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे कोई डॉट या क्रॉस नहीं है, बस एक साथ इन्हें रख दिया गया।
इस केस में ये आपको कोई दूसरी क्वांटिटी देगा जो कि इस केस में एक वेक्टर होता है, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड द ग्रेडियंट एफ, एंड दिस इज अ वेक्टर. सो दैट इज द ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल का कंसेप्ट. यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स को मैक्सवेल की इक्वेशन में रिलेट किया जाते हैं. वेल हियर यू कंसिडर सिंस दे आर वेक्टर क्वांटिटीज, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑपरेटर्स यूज होते हैं. तो पहले इक्वेशन क्या कहते हैं? फर्स्ट इक्वेशन एसेंशियली मींस दैट व्हेन यू टेक द डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इट गिव्स यू rho or epsilon naught, that is what it gives you. इसका मतलब क्या है? What this equation means is कि flux of electric field out of any closed surface will be well this rho times the area over epsilon naught. Area what? Well, it is the surface area जिससे flux निकल रहा है, and that basically gives you the charge. इसका मतलब ये equation actual में इसका मतलब ही है, या फिर it can at least lead you to this equation that the closed surface integral of electric field is equal to, well, the charge placed inside over epsilon naught, and this is speaking for vacuums, and that is the Gauss law, right? तो ये equation actual में Gauss theorem ही है. मैक्सवेल ने इस थ्योरम को डिफरेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया है. So if you recognize, this is nothing but Gauss theorem. Magnetic charges exist नहीं करते हैं, and for the reason the magnetic flux out of any material should of course be zero. Well, that essentially means that the divergence of magnetic field should be zero, and this is the Gauss law for magnetism. आप एक और law recognize कर सकते हो. Well, what would that be? This law that you see right here. This equation is nothing but Faraday's law of induction. This is nothing but Faraday's law of induction. In fact, इस चीज को अगर आप देखो, this is actually nothing but Ampere's law, except कि यहाँ पे एक extra term add हुआ है. Well, there is an extra term here that is epsilon naught mu naught epsilon naught d e vector e over dt and partial derivatives involved of course, and ये टर्म खुद मैक्सवेल ने एक्चुअल में इंट्रोड्यूस किया था, दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट्स. सो इफ यू एक्सप्रेस द फॉर्म्स देम एज इन इंटीग्रल फॉर्म्स, यू विल सी कि ये एक्चुअल में म्यू नॉट टाइम्स, ये एक्चुअल में यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म है दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट कंसिडर्ड, एंड दैट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट यू सी थ्रू इट, एंड वो ऐड होता है कंडक्शन करंट से एंड मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट to basically give you the line integral of magnetic field. So Ampere's law again. तो ये basically क्या है? Gauss law for electricity, Gauss law for magnetism, Faraday's law of induction, and the Ampere-Maxwell law. Maxwell in the equation, क्योंकि Maxwell ने एक modification किया था. And how does any of this concern with Einstein's theory of relativity? Because actually the very thing that drove Einstein for considering that the speed of light is constant are Maxwell's equations. ऐसा क्यों? क्योंकि इन चारों इक्वेशन को मैक्सवेल ने एक साथ लिखा था इन दैट डिफरेंशियल फॉर्म्स, एंड ही सॉल्व द इक्वेशंस, एंड उन्हें पता चला कि यहां से कुछ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल सकती है. वेल, दे मे नॉट नेसेसरीली बी प्लेन, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल सकती हैं. व्हाट डज दैट मीन? व्हाट दैट मीन्स इज कि अगर आपके पास कोई चार्ज है Q, एंड वेल अगर ये एक हार्मोनिक ऑसिलेशन फॉर इंस्टेंस में है, सो इट एक्सेलरेट्स एंड इट इज इन अ हार्मोनिक ऑसिलेशन, तब यहां से पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड है, सिंस ये चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस एग्जिस्टेंशियल प्रॉपर्टी की वजह से इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेचुरली है, एंड जब ये ऑसिलेट करेगा तब हमें पता है कि इसके पास वेलोसिटी होगी एट ऑल दीज टाइम्स. नॉट ऑल, कब ये स्टेशनरी पॉइंट पे भी आएगा, बट एट मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग इट्स वेल मोशन. नाउ सिंस इसके पास वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, बट द थिंग इज जब ये हार्मोनिक ऑसिलेशन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट एनी पॉइंट चेंज होगी. ऐसा क्यों? क्योंकि वेल जब ये हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है इसकी वेलोसिटी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू अ साइन कर्व ऑफ कोर्स.
एंड वेलोसिटी चेंज होगी जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा क्योंकि कुछ इंड्यूस्ड इफेक्ट्स आ जाते हैं। आई विल मे बी एक्सप्लेन दैट more detailed in a more detailed manner in some other video। अभी हमारे लिए जनरल आइडिया काफी है। सो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स काफी वैरी करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। इनफैक्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी वही ऑसिलेशन करती है, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करती है जिससे ये चार्ज एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सो यू कैन सी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करती है। एंड द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस इज कि इसे आप पिक्चर कर सकते हो कि एज इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ट्रैवल कर रही है, and that is the picture that you can draw for this particular kind of thing। and what do I mean when I say कि electromagnetic field travel कर रही है? what I mean is कि मैक्सवेल ने एक्चुअल में नोटिस किया कि अगर इस चार्ज को मैं यहां पे रखता हूं एंड हियर आई कंसिडर अनदर चार्ज, मे बी some charge Q0, well what is actually happening between these two charges? well फैराडे का लॉ बताते हैं कि ये चार्ज यहाँ पे पूरे स्पेस में फील्ड क्रिएट कर रहा है एंड ऑफ कोर्स फील्ड क्रिएट कर रहा है एंड ये चार्ज उस फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। वेल वी नो दैट, बट जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो ये फील्ड वैरी कर रही है विद स्पेस, वेल एज इन स्पेस। सो ये फील्ड वैरी कर रही है, इसका डेफिनेटली कुछ मतलब हो सकता है सिंस ये चार्ज जब ऑसिलेट करता है एंड ये फील्ड वैरी करती है। सो मैक्सवेल saw through this and he tells us कि फील्ड को भी चेंज होने में टाइम लगता है। मतलब अगर यहाँ पे मैंने चार्ज रखा है एंड वेल यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रखा है जहां पे मुझे फील्ड बताने है। सो वेल अगर मैंने चार्ज को डिस्प्लेस किया एंड ये साइन कर्व ऑसिलेट करेगा ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो कुछ टाइम लगेगा, जो कि जितना कुछ भी अमाउंट का टाइम, वेल दैट कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एंड उसके हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। ये एक इंस्टेंटेनियस इफेक्ट नहीं होता है। एंड वेल ये कुछ ऐसे होगा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो कि ऑसिलेट करिए, कुछ ऐसे ऑसिलेट करिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल कर रही है। इसे एज अ ट्रैवलिंग पिक्चर एसोसिएट कर सकते हो। हाउ डू यू नो एग्जैक्टली ट्रैवल करिए, या फिर ये सिर्फ एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क नहीं है। मैक्सवेल सॉल्व द इक्वेशंस, उन्होंने इक्वेशन सॉल्व किया एंड उन्हें एट द एंड क्या मिला वाज रियली सरप्राइजिंग। व्हाई इज इट सरप्राइजिंग? क्योंकि उन्हें एक वेव दिखी, उन्हें जो इक्वेशन दिखा, वेल दैट वाज द इक्वेशन ऑफ अ वेव, ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, मैंने बताया ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक ये चीज आप दिमाग में रख लो। दूसरी चीज कि मैक्सवेल ने इक्वेशन सॉल्व किया एंड उन्हें एक वेव दिखी, तो एक पिक्चर बन सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, एक वेव भी है। इज इट एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो कि एज अ वेव ऑसिलेट कर रही है? वेल दैट्स एक्चुअली करेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खुद एज अ वेव ऑसिलेट कर रही है। सो इट्स लाइक जब ये ऊपर नीचे एज हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है आप इसे पिक्चर कर सकते हो कि बाहर निकल रही है। ये जो फील्ड लाइंस, यहाँ पे क्लोज्ड फील्ड लाइंस बनते हैं। यू कैन सॉल्व द इक्वेशंस, यूज सम सिमुलेशंस फॉर दैट, एंड वेल ये जो फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं, these are the field lines for this kind of accelerating charge। and now the thing is कि जैसे बाहर निकलते हैं according to that oscillation, ये खुद एनर्जी भी कैरी करे। एनर्जी ऑफ व्हाट? एनर्जी ऑफ द मोशन ऑफ दिस चार्ज। and well as they carry an energy, that of course they are a wave, so this is what you call an electromagnetic wave। and then Maxwell of course had solved these equations and he saw कि वो इन वेव्स की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ डज ही एक्चुअली कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वेव्स? वेल यू नीड टू नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ वेव। एक वेव को एक एक्सपोनेंशियल में ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है, एंड व्हेन यू राइट अ वेव एज एन एक्सपोनेंशियल, सो आई राइट अ वेव एज एन एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kx माइनस ओमेगा t, क्योंकि इसे एक्सपांड किया जा सकता है एज अ कॉस ऑफ kx माइनस ओमेगा t प्लस I sin kx minus omega t, in which case of course things get relatively simple। तो इसका एक imaginary part भी इस term का होगा, लेकिन that is imaginary part, not of much concern to us। यहाँ पे हमारे जो concern है वो इसके real
एंड कोसाइन टर्म से, तो अभी मैं इस वेव को एज अ कोसाइन वेव कंसिडर कर रहा हूं। नाउ द थिंग इज कि ये जो स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इस t के कोएफिशिएंट ये जो आप ले सकते हो एंड k का कोएफिशिएंट, इनका रेशियो होता है। वेल इफ यू हैव स्टडीड वेव्स, you of course know this, that is the speed of a wave, right? So Maxwell solves the equation and he finds the speed of the wave, of the traveling electromagnetic wave, and to his surprise this is equal to the speed of light. And that is kind of strange considering light जो कि एक ऑप्टिकल फेनोमेना है, उसके पास सेम स्पीड है जो कि एक ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास होनी चाहिए। बट another very interesting thing about light is कि लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है किसी चीज के थ्रू ट्रैवल करने में। लाइक हाउ इज लाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ वेव्स? दूसरे जो काइंड के वेव आप एनकाउंटर करते हो वो मीडियम के थ्रू ट्रैवल करते हैं, बट जस्ट लुक एट लाइट, इट इज कमिंग फ्रॉम द सन विच इज लाइक करोड्स ऑफ माइल्स अवे, in fact much more than that, and it can still reach to us through empty space. तो मैक्सवेल को ये स्ट्राइक हुआ कि लाइट के पास उतनी स्पीड है जितनी एक हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास होनी चाहिए, एंड लाइट काफी डिफरेंट भी होती है दूसरी वेव्स के कंपैरिजन में। अगर ये एक वेव है, क्योंकि द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, नॉट इवन ड्युअलिटी, द वेव पार्टिकल डिबेट फिर भी एग्जिस्ट करती थी। सो अगर लाइट एक वेव है तो क्या ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है? और इसी रीजन से स्पेशल है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को in this principle कोई मीडियम नहीं चाहिए to travel because they are traveling through, well, their electromagnetic fields, they exist even in vacuum. So यहां पे मैक्सवेल ने बताया, well, light is an electromagnetic wave, and that is what Maxwell tells you. How does any of this again concern relativity? Now here's the problem. The problem is कि ये जो मैक्सवेल ने सॉल्व किया था this for the speed of light, well, he found the speed of electromagnetic waves and he says कि सारे electromagnetic waves इसी speed of light से travel करते हैं। well, light is itself an EM wave, लेकिन since जब आप न्यूटनियन फिजिक्स को कंसिडर करते हो, so you definitely see कि अगर मैं 2 किलोमीटर पर आवर से एक डायरेक्शन में जा रहा हूं एंड वेल आगे की डायरेक्शन से 20 किलोमीटर पर आवर में की स्पीड से कार आ रही है, तो मेरे लिए वो कार पीछे जाएगी 22 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन अगर मैं खड़ा हूं तो वही कार मेरे लिए पीछे जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर से। सो ये कंसिडर कि स्पीड अलग अलग हो सकती है, जो कि न्यूटनियन के एक्सेप्टेड आइडियाज हैं न्यूटन के, एंड स्पीड अलग होती है, पोजीशन अलग होती है, अलग हो जाती है कंसिडरिंग जब आप डिस्टेंस वैरी करते हो, बट इट इज एक्चुअली द स्पीड दैट वैरीज, क्योंकि पोजीशन वेल उसे यूजुअली रेस्ट से ही मेजर किया जाता है, डजंट डिपेंड ऑन मोशन इन न्यूटनियन आइडियाज। सो न्यूटन के हिसाब से तो जो स्पीड होनी चाहिए ऑफ ऑब्जर्वर्स वो डिपेंड करनी चाहिए कि आप उसे कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। बट द प्रॉब्लम विद दिस थ्योरी इज, वेल, ये एक वेव को प्रेडिक्ट करता है एंड आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशंस इट प्रेडिक्ट्स अ वेव एंड उस वेव की एक स्पीड भी बताते हैं, लेकिन इसने ये तो नहीं बताया कि ये वेव इस स्पीड से किसके रिस्पेक्ट में चल रही है। तो न्यूटनियन के आइडियाज में एक्चुअली में आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में इतनी स्पीड है, क्योंकि वेल द स्पीड इज बेसिकली अ रिलेटिव फेनोमेना, राइट, इन न्यूटनियन फिजिक्स। तो सिंस ये इन इक्वेशंस ने आपको ये नहीं बताया कि किसके रिस्पेक्ट में इतनी स्पीड से चल रही है, वेल देन आर द मैक्सवेल्स इक्वेशंस फॉल्स? नो, दे आर नॉट एक्चुअली फॉल्स। तब एक दूसरी डिबेट आई कि यहाँ पे कोई ईथर नाम का सब्सटेंस है जिसके थ्रू लाइट या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है, एंड ये चलती है, एंड ये जो स्पीड है ये इस ईथर के रिलेटिव है, एंड हर चीज इसके थ्रू मूव करती है, या फिर जब अर्थ खुद ऑर्बिट करती है सन को तो ईथर के थ्रू ऑर्बिट कर रही है। एंड यहीं से कंसेप्ट आया माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का। एंड द थिंग इज कि ये जो ईथर की हाइपोथेसिस आई, ईथर की थ्योरी आई, दैट इट इज बेसिकली प्रेजेंट एवरीवेयर एंड इसी के थ्रू लाइट चल रही है, एंड इक्वेशंस ईथर के थ्रू ही या फिर ईथर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव आपको स्पीड बता रहे हैं। So that should be, of course, a test for that. Then there is this experiment, that is the Michelson-Morley experiment. Later on, Michelson goes on to become the first American to win a Nobel Prize in Physics. So that's really
वर्थ मेंशनिंग एक्चुअली। एंड ये जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का कंसेप्ट है, दिस वाज बेसिकली टू टेस्ट द स्पीड ऑफ अर्थ थ्रू ईथर, अर्थ की स्पीड थ्रू ईथर। बट एट द एंड ऑफ द डे दे फाउंड अपने इक्वेशन से, इस पे मैंने एक वीडियो बना भी रखा है, सो इफ यू वांट टू एक्चुअली मेंशन, तो आई एम एस्यूमिंग यू ऑलरेडी नो लॉट्स ऑफ दिस स्टफ। मैं यहाँ पे एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से ले रहा हूँ, सो वी डोंट एक्चुअली मिस। तो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, राइट, एट द एंड ऑफ द डे मैं जस्ट बता सकता था by using lots of jargon and technical words actually how Einstein got the idea, but I am taking this step by step, but I cannot cover everything at once, right? So I am taking it in sequence, but to actually know much more about these topics मैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बाद बारे में मे बी अनदर वीडियो भी बना दूंगा। एट द एंड ऑफ द डे दे फाउंड इस एक्सपेरिमेंट में कि अर्थ ईथर के थ्रू मूव ही नहीं कर रहा है, मतलब अर्थ की उन्हें जीरो स्पीड पता चली। So now what does that tell you कि अगर अर्थ की स्पीड जीरो है, so do Maxwell's equations have to be abounding these beautiful laws of electricity and magnetism that unify all of them together into just four simple and elegant equations? Well, they are not actually false, क्योंकि बहुत डिबेट चली regarding the Michelson-Morley experiment and so many scientists give their possible answers for it maybe. Then what basically happens, तब ये चीज आई कि चार और इक्वेशंस लाए एक मैथमेटिशियन ने। वेल, उन्होंने बताया कि आप अगर इन इक्वेशंस को यूज करते हो इंस्टेड ऑफ न्यूटनियन इक्वेशंस या फिर गैलीलियन इक्वेशंस, सो व्हाट बेसिकली टेल्स यू कि गैलीलियो के लॉ के कॉन्ट्रास्ट में व्हाट यू नाउ कंसिडर इज दैट लेट्स से यू हैव एन एक्स प्राइम, so I'm making a change of coordinate system from x to x prime। मैं दो coordinate system को relate करूँ and उनकी speed को relate करूँ। Well, you know what that is, of course. This is actually equal to x minus vt over the under root of 1 minus v square over c square। y prime equals y, z prime equals z, and उसके साथ ही साथ delta t prime equals delta t over the root of, well, 1 minus v square by c square। in fact मैंने यहाँ पे delta t लिखा है, t prime would be I think more appropriate considering the notations themselves, but I think it is better to write delta t prime, क्योंकि to measure an instant is not something that we really tend to do। हमें more concern होता है with duration itself, but then again it goes with another trouble कि यहाँ पे मैंने t लिखा है, so I think that kind of trouble would be inevitable। You can just take off this delta right here and more like write it as t prime equals t, but I don't find it that convenient। so उन्होंने basically ये चारों equations दिए, and उन्होंने ये चारों equations दिए, it was something like this is basically against Galilean ideas because it is against Galilean transformation। गैलीलियो ने बेसिकली आपको बताया, ये न्यूटन ने बताया कि x प्राइम इक्वल्स x माइनस वीटी, y प्राइम इक्वल्स y, z प्राइम इक्वल्स z, t प्राइम इक्वल्स t, एंड इन्हीं इक्वेशंस के हिसाब से सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं फिजिकल लॉज। But where do these equations come from? This came from a mathematician, I am telling you, and I don't exactly remember if it was Poincare or Lorentz, क्योंकि इन equations को तो Lorentz transformation कहते हैं, but I think I got a little messed up in history over this thing, क्योंकि I suppose it was Poincare actually who gave these equations, so both of them I think were mathematicians though, you just need to know ये एक mathematician नहीं दिया है। so ये जो चारों इक्वेशंस दिए, इसके एक्सप्लेनेशन में अब प्रॉब्लम है कि इनका मतलब क्या है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने किया एंड हमें पता चला कि मैक्सवेल इक्वेशंस को इन ट्रांसफॉर्मेशंस में रखते हो, सो यू बेसिकली गेट टू नो कि सब कुछ एक्चुअल में सही है। व्हेन यू पुट मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ट्रांसफॉर्म मैक्सवेल्स इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस, तो यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशंस और वेल क्लासिकल फिजिक्स में वो कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं आएंगे। So what basically happened was to find an explanation for these cheeses, but no one could give until 1905. Well, Albert Einstein, a truly unknown person, in 1905 writes his paper on the electrodynamics of on moving bodies.
So this paper on the electrodynamics of moving bodies has been one of the revolutions in shaping our modern understanding of physics, of science. Well, उन्होंने बताया कि ये नेचर का, ये स्पेस और टाइम का एक नेचर है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता है तो स्पेस और टाइम खुद बेंड हो जाते हैं, या फिर एग्जैक्टली बेंड नहीं होते हैं, दैट विल बी गेटिंग इनटू जनरल रिलेटिविटी, लेकिन स्पेस और टाइम रिलेटिव एक्चुअल में है, एंड इट इज रिलेटिव इन द सेंस कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहे, स्पेस और टाइम खुद चेंज होते हैं, डायलेट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ताकि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से लेस रहे, या फिर जब लाइट खुद चलेगी तब लाइट के लिए स्पेस एंड टाइम खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वेल बाय दिस सेट ऑफ फोर इक्वेशंस, एंड इट्स लाइक ताकि लाइट की जो स्पीड है इससे ज्यादा किसी की स्पीड ना हो, एंड लाइट की खुद की स्पीड किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमेशा कांस्टेंट रहे. सो दे गिव यू द सॉल्यूशन कि आपने कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है, वेल मैक्सवेल इक्वेशंस ने एक यूनिवर्सल स्पीड बता दिया. सो दीज इक्वेशंस टेल यू कि आपने कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, जस्ट कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, इट इज एसेंशियली द आइडिया कि उसमें आपको हमेशा यही प्रेडिक्टेड स्पीड ऑफ लाइट दिखाई देगी. सो दैट इज एक्चुअली द आंसर टू योर क्वेश्चन कि आइंस्टाइन मैक्सवेल को आइडिया कहां से मिला. वेल मैक्सवेल ने अपने इक्वेशन सॉल्व किए, एंड उनके इक्वेशंस ने उन्हें एक यूनिवर्सल स्पीड दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है कि किसके रेफरेंस में ऐसा काइंड का वेव ट्रैवल करे या फिर किसी ऐसी स्पीड से ट्रैवल करे. एंड द वेरी फैक्ट कि उनके इक्वेशंस एक्चुअली राइट थे, बिकॉज़ Maxwell was a genius, so he definitely had the confidence in his equations. In fact, जब इसमें से एक इक्वेशन खुद गॉस का है, so you cannot really define, एक इक्वेशन खुद फैराडे का है, एक इक्वेशन खुद एम्पियर का, एंड देन मैक्सवेल हिमसेल्फ जो कि अपनी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑलरेडी पॉपुलर थे. सो मैक्सवेल ने जब सॉल्व किया, उन्हें एक यूनिवर्सल स्पीड मिली. सो देयर वाज कॉन्ट्रडिक्शन विद क्लासिकल फिजिक्स, but then Poincare comes along and he gives four equations and he says, well, इनके हिसाब से contradictions नहीं होनी चाहिए अगर स्पेस और टाइम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से वेरी करते हैं. सो दैट इज द थिंग. आइंस्टाइन फिर आते हैं जिन्होंने इस पूरी स्टोरी को एक कंप्लीट एंड पे रखा. उन्होंने बताया कि स्पेस और टाइम रिलेटिव है. क्यों? क्योंकि ये जो यूनिवर्सल स्पीड मैक्सवेल ने आपको दिया है, मैक्सवेल के इक्वेशंस ने आपको यूनिवर्सल स्पीड दी थी, ये सच में किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है, क्योंकि सारे ऑब्जर्वर्स इसको अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस एक ही बेसिकली मेजर करेंगे, एक ही स्पीड मेजर करेंगे. एंड आइंस्टाइन एक्सप्लेन्स अनलाइक द मैथमेटिशियन हु गिव द इक्वेशंस कि ये जो x माइनस वी टी है या फिर ये जो रूट टर्म्स है, this is the nature of space time itself, because space and time are not Newtonian, they are, well, you know, relativistic. So what the postulate of relativity became? Well, एक जो postulate है relativity का, खुद the second postulate of special relativity is like कि जो speed of light है ये हर observer के लिए constant होती है. And the first postulate is in fact कि नेचर के लॉज हर इनर्शियल ऑब्जर्वर्स के लिए कांस्टेंट रहते हैं. वेल, इवन फॉर स्पीड ऑफ लाइट इट इज एक्चुअली सेड फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स. सो दिस इज बेसिकली फॉर द रीजन दैट वाज अ यूनिवर्सल स्पीड कमिंग आउट ऑफ द इक्वेशंस. देयर इज नो रेफरेंस. तो यहां से आइंस्टाइन ने एक लीप ऑफ इनफैक्ट फेथ, आई वुड कॉल इट, लिया, एंड ही अस्यूम कि ऐसा ही डिराइव्ड द इक्वेशन, एंड ही शोड कि अगर हम लोग इसे एक्चुअल में कंसिडर करते हैं एज अ फैक्ट, तो इट्स लाइक उन्होंने इन इक्वेशंस को देखा एंड इस इक्वेशन को देखा, और ही कंसिडर्ड कि यहां से कुछ पता चल रहा है, सी तो कांस्टेंट होना चाहिए फॉर ऑल. ही कंसिडर्ड अ लीप ऑफ फेथ, एज आई से इट अगेन. सो कंसिडरिंग दैट अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है, ही ट्राइज टू ड्राइव एवरीथिंग, एंड वेल इट ऑल कम्स आउट, लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन, एवरीथिंग मेक्स सेंस. So all of the fallacies of Newton's thoughts that you could consider makes sense. Now, of course, many scientists couldn't accept it at the time क्योंकि their whole ideas were based on Newton's ideas. तो considering कि उतनी डिबेट थी, क्या आइंस्टाइन सच में सही हो सकते हैं कि न्यूटन के आइडियाज को कोई 26 ईयर ओल्ड का पेटेंट क्लर्क ऑफिस पे काम करने वाला एक पर्सन, राइट, एक पर्सन जो कि ऐसी जॉब कर रहा है, क्या एक्चुअल में वो न्यूटन के आइडियाज को ओवरथ्रो कर सकते हैं? There was this debate. Well, but Einstein had yet many other surprises to come.
क्योंकि जहां पे लोग इस रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी, दे वर मेकिंग अ फस अबाउट इट कि क्या न्यूटन के आइडियाज रिप्लेस कर सकते, दे नेवर न्यू कि जहां पे 1905 में आइंस्टाइन ने खुद ये जो काम किया था, जिससे बाद में उन्होंने चाइल्ड्स प्ले कहा, कंपेयर टू व्हाट द नेक्स्ट थिंग ही वाज गोइंग टू पब्लिश। 10 साल बाद आइंस्टाइन फिर से इस गेम में आते हैं, एंड वेल इन 1915 he completely overthrows Newton's ideas of space and time. And well, Einstein tells you कि स्पेस और टाइम जैसे मैंने बताया तो रिलेटिव हैं, स्पेस टाइम एब्सोल्यूट है। न्यूटन, उन्होंने बताया कि अनलाइक न्यूटन्स आइडियाज that is this universal force of gravitation between any object, Einstein gives a completely different picture. And four years later, well, उनकी ये पिक्चर, उनकी ये हाइपोथेसिस, उनकी एक साइंटिफिक थ्योरी टेस्ट भी हुई, and it was right. So that 26-year-old man in 1905 and 36 in 1915 did overthrow Newton's ideas, and well, truly a genius. Who are we to comment on Einstein's abilities to overturn physics forever? So this was essentially the place जहां से आइंस्टाइन को उनके आइडियाज मिले या फिर मैक्सवेल को उनके आइडियाज मिले। That was all for today's video of mine, and ये काफी really में अच्छा क्वेश्चन था, and I really love it and I would love it very much अगर और आप ही और ऐसे क्वेश्चंस करते हैं या फिर कोई भी ऐसे इंटरेस्टिंग fascinating questions करता है in physics. That was all for today's video of mine, and thanks to all of us.